हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिफ्यूज़ जो स्टूडेंट है उनके ऊपर। तो जो हमारा आज सारा जो मैं कवर करूँगा इसमें जो 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 क्वेश्चंस आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे हुए हैं बहुत सारे लोगों ने, तो उनको मैंने बोल दिया था कि कल मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप सबकी जो 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 भी क्वारीज हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियो के अंदर ही। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा, वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपका रिफ्यूज़ आ चुका है पहले यूएस से, और या फिर अगर आप अभी न्यू एप्लीकेंट हैं, अभी आपने फ्रेश ही अप्लाई किया है यूएस वीज़ा के लिए, तो बंदे रहिए मेरे साथ वीडियो में। और जो मैं बताऊँगा वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वही चीज़ मिस कर दें जो आप बाद में मुझसे कमेंट करके या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कुछ पूछें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारा कुछ ही एक्सप्लेन कर दूँ आपको, जो जो आपके क्वेश्चंस थे, मुझे आपने जो जो सेंड किए हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपसे बात करूँगा जो रिफ्यूज स्टूडेंट हैं, अभी वो परेशान हो रहे हैं उनको उनके स्लॉट्स को लेकर। वो बोल रहे हैं कि स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। अभी एक्चुअली क्या है कि स्लॉट्स रिफ्यूज़ल के लिए ओपन नहीं हुए हैं फ़िलहाल। तो अब जब रिफ्यूज़ के स्लॉट ओपन होंगे, अच्छे से ओपन होंगे, ताकि हर एक बच्चे को स्लॉट मिल सके रिफ्यूज़ल्स को, तो ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं आई है। बस इतना पता लग रहा था कि बीच में कि स्लॉट्स जल्दी ही रिलीज़ होने वाले हैं जो रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स के हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी इशू नहीं हुआ है। हल्की फुल्की एक दो अपॉइंटमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में भी, इक्का दुक्का अपॉइंटमेंट्स आई थी रिफ्यूज़ल्स वालों के लिए भी, जो कि सभी रिफ्यूज़ल वाले नहीं उठा पाए। और उसको हम बोल भी नहीं सकते कि ये बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं या प्रॉपर रिफ्यूज़ल के स्लॉट्स थे जो ओपन हुए थे उनके लिए। तो अभी जो फ्रेशर हैं, जो भी अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनको तो मैं बोलूँगा भाई जितनी जल्दी हो सके फटाफट से अपनी फ़ीस भर दो और ट्राई करो जल्दी से जल्दी स्लॉट उठाने का। और उसके बाद में ही आप सारा प्लान कर सकते हैं। जब आपके पास में स्लॉट होगा तो सबसे पहले तो अपना सारा काम फिनिश करके अपनी जो भी आपकी I-20 वगैरह आती है, कोशिश कीजिए कि आपकी I-20 से पहले ही आपकी जो है अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल जाए। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि आपने आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कोई भी दिन। आपने डेली ट्राई करना है स्लॉट के लिए। और रिफ्यूज़ल वालों को तो यही है कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डेट पे फोकस कीजिए, क्योंकि डेट ही सब कुछ है। चाहे वो रिफ्यूज़ल वाला है चाहे वो फ्रेश वाला है, क्योंकि जब तक आपके पास डेट नहीं होगी तो आपकी I-20 भी किसी काम की नहीं है, और जो आपने फ़ीस पे की हुई है वो भी किसी काम की नहीं है। ठीक है। और आपको पता है कि फ़ीस भी इसमें नॉन ट्रांसफरेबल है और नॉन रिफंडेबल है। तो आप यही का फोकस रखिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए सबसे पहले। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। और आप अगर मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर है जो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा आप सबसे कि जो रिफ्यूज़ हो चुके हैं पहले, उनको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि उनका रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। क्योंकि अगर मान लो कि वो फिर से आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं आपके इंटरव्यू में, और आप एक्सप्लेन ना कर पाए उनको अच्छे से, तो फिर आपका फिर से रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जो रिफ्यूज़ वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने कि आपका जो लास्ट टाइम था वो रिफ्यूज़ क्यों आया। कुछ लोग पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, तो उस यूनिवर्सिटी की वजह से तो नहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि यूनिवर्सिटी मेरी अच्छी नहीं है, ये नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल रेट बहुत कम हो जाए, रिफ्यूज़ के चांसेस बहुत कम हो जाए, सबसे पहले तो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए। उनकी रैंकिंग आप एक बार देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, आपके कॉलेज की रैंकिंग क्या है यूएस के अंदर। उसके बाद ही जो अच्छी रैंक के कॉलेज हैं आप उनमें ही अप्लाई कीजिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपने कोर्स ऐसा सिलेक्ट करना है जो कोर्स ईजी इंडिया में अवेलेबल ना हो। क्योंकि देखो, अगर आप छोटे मोटे कोर्स लेके जाते हैं, जैसे अभी देखो हर किसी को कोई MBA उठा कर जा रहा है, कोई हर कोई, जिसको भी पूछ लो आप, या तो वो होटल लाइन में घुस रहा है या MBA कर रहा है। ऐसे टाइप के कोर्सेज जो कॉमन कोर्सेज है जो यहाँ पर ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उस टाइप के कोर्सेज लेकर आप जा रहे हैं। ठीक है। तो वो तो आपको जब वीज़ा काउंसलर होगा जो, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप ये कोर्स तो आपके यहाँ पर इजी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो आप कोर्स करने के लिए। आप इसी क्वेश्चन में फंस जाओगे, आप आंसर ही नहीं कर पाओगे उनको।
आप फिर वही घुमा फिरा के आंसर करोगे कि वहाँ का जो स्टडी सिस्टम है वो बहुत बेटर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन बात वो नहीं है भाई। सबसे पहले तो आपका जो कोर्स के जो चांसेस हैं वो अच्छे होने चाहिए। जो वहाँ पर कोर्स जो चला हुआ है अभी, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है यूएस के अंदर, आप उस टाइप के कोर्स चूज़ कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी बात ये है कि सही तरीके से DS-160 का फिल ना करना। अगर आपने DS-160 सही तरीके से फिल नहीं कर रखा है, क्योंकि जब वो आपका इंटरव्यू लेते हैं तो जो आपका DS-160 ऑनलाइन आपने फिल किया होता है वो उनके सामने होता है सारा। अब तो वो क्वेश्चन कहाँ से करते हैं, वो DS-160 में से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं या डायरेक्ट DS-160 से ही क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज आपको पता ही नहीं है आपके एजेंट ने क्या फिल किया हुआ है DS-160 में, या आपने क्या, आप भूल गए हो कि आपने DS-160 में क्या फिल किया था। उसमें क्या होगा, उस केस में उसने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपने अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया, या आपका क्वेश्चन आपके DS-160 से मैच नहीं किया, तो रिजेक्शन पक्का है। क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि इसका इंटेंशन कुछ और है। बेसिक तो उनका यही है कि वो आपका इंटेंशन देखना चाहते हैं कि आपने जिस टाइम पे DS-160 भरा था वो आपने किस इंटेंशन से भरा हुआ है, और जो इंटेंशन आपकी है वहाँ पर जाने के बाद में वो आपका इंटेंशन क्या रहेगी। तो आपने अपनी इंटेंशन को क्लियर रखना है, ठीक है। और ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में आता है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में तो ये है कि आप वहाँ जाएंगे और फिर वापस से अपनी कंट्री में लौट आएंगे। उनको कुछ भी ऐसा शो नहीं करना है आपने कि आप वहाँ पर रुकेंगे, या वो आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाए, और उसके बाद फिर अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है वहाँ पर, तो गवर्नमेंट जॉब है वो, आप वहाँ पर रुकना चाहेंगे या क्या करेंगे। तो वो इस टाइप से क्रॉस क्वेश्चन करके आपको घुमा फिरा के आपके अंदर की बातें भी निकलवाने की सोचते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। और अगर आपने बोल दिया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो मेरे लिए, अगर मुझे वहाँ पर जॉब ऑफर हो गया वो, तो फिर वो समझ जाएंगे कि आपकी इंटेंशन तो है ऐसी, आपको अगर कोई छोटी मोटी जॉब भी वहाँ पर मिली तो आप वापस नहीं आओगे। तो आपने अपनी इंटेंशन को क्लियर रखना है कि आपने वापस आना है। आपने जो आपका घर है, जो आपकी कंट्री है, उसके साथ है जो आपका टाई अप है, वो दिखाना है कि हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे वापस आना है मेरी कंट्री के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप इस टाइप से अगर क्वेश्चन को समझेंगे, उनके जो क्वेश्चन वो करते हैं, तो वो आपने सोच समझ के जवाब देना उनका, और उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही स्टक हो जाएं। और कुछ लोग ऐसा भी हैं जो विदाउट इंग्लिश की तैयारी किए बिना ही वहाँ पर जाकर, बिना इंटरव्यू की तैयारी किए ही वहाँ चले जाते हैं। फिर वो जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो वो अटक जाते हैं इंग्लिश बोलते हुए, या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से जो उनका क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इस सिनेरियो में भी क्या होता है, इस सिनेरियो में भी उनको पता लग जाता है कि वैसे तो आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और आप अभी से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आप अगर छोटा सा इंटरव्यू अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ जाकर स्टडी कैसे कंप्लीट करोगे। तो इस केस में भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि इसको। और अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू अगर आपका पास में आ रहा है, अगर आप फिर भी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भाई किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता इन चीज़ों के लिए। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कॉल तभी करना है जब आपको लगे कि ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई है वीडियो में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, वो बिना देखे ही सीधा नंबर निकाला सीधा कॉल, जैसे भाई साहब बहुत मतलब बहुत जल्दी है उनको। और लेकिन जो जिनको वाकई में ज़रूरत है कुछ जानने की, तो वो उनका भी टाइम ख़राब करते हैं। मैं दोबारा से फिर से ये बोलूँगा, सबसे पहले आपने मुझे टेक्स्ट करना है कि अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप मुझे मैटर लिख के भेजिए कि आपने इस मैटर के रिगार्डिंग मुझसे बात करनी है, ठीक है। अगर अगर उसका जो सॉल्यूशन हुआ वो तो 2-4 लाइंस में अगर एक्सप्लेन हो सकता होगा तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पर ही। और अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा होगा जिसमें टाइपिंग ज़्यादा टाइम लेगी अगर मैं टाइप करूँगा, तो फिर मैं आपको कॉल करने के लिए ही बोल देता हूँ कि आप मुझे कॉल कर लो। तो फ्रेंड्स, अभी तो अगर जो भी आपके डाउट हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक दो चीज़ और है जो इंटरव्यू के टाइम पर बहुत मैटर करती है, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपके फेस एक्सप्रेशन हो गए, और आप किसी भी क्वेश्चन को जब सुनते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा है। या तो एक तो जो आपने DS-160 में फील कर रखा है वो रिएक्शन उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चन के आंसर बहुत मैटर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएं, या आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखना होगा। 2-3 चीज़ें ही मेन है। DS-160 हो गया, बॉडी लैंग्वेज होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, और आपके आंसर जो आप वहाँ पर आंसर करोगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इम्प्रूव करके अपना वीज़े को बहुत आसानी से ले सकते हैं US एम्बेसी से।
तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि रिफ्यूज़ल वाले अभी ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं थोड़ा फोकस उन पे भी कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, रिफ्यूज़ल वाले का बेचारों का पहले बहुत टाइम ख़राब हो चुका है, रिफ्यूज़ है जिनका, और ज़्यादा टाइम उनका ना ख़राब हो बच्चों का, तो मैं सोचता हूँ कि चलो उनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, जिससे कि वो अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह जल्दी से उठा के और अपने प्रोसेस को आगे चालू कर सके। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जिनके अभी रिफ्यूज़ आए थे वो सब लोग अपना वीज़ा जल्दी से ले लें, और सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा इसके लिए। और जो फ्रेशर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, फ्रेशर भाइयों को जो अभी प्रोसेस स्टार्ट ही किया है जिन लोगों ने, उनको लोगों को मैं यही बोलूँगा भाई, एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। अगर आपका एजेंट ही आपका DS-160 फिल कर रहा है तो आपने सारी कॉपीज़ ले लेनी है। DS-160 की जो भी कंफर्मेशन पेज होते हैं उसका सभी का प्रिंट आउट निकल जाता है पूरी DS-160 का। उसको बोल दें कि मुझे जो DS-160 का पूरा पेज होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे सिंगल मुझे प्रिंट आउट चाहिए उसका, ताकि आपको पता रहे कि आपके एजेंट ने क्या फिल किया हुआ है DS-160 में। और अगर आपने DS-160 खुद से फिल किया है तो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू फिल कीजिए, बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, ताकि बाद में आपको एक्सप्लेन करते हुए प्रॉब्लम ना हो, या आप बाद में इंटरव्यू के टाइम पर ये ना सोचे कि यार इस ऑप्शन में मैंने क्या फिल किया था, मुझे तो याद ही नहीं है। अगर आपने सच भरा होगा, आपने ट्रूथ भरा होगा, तो आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि DS-160 में कुछ भी फेक फिल मत कीजिए, और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको बिल्कुल जेन्युइन रखिए, कुछ भी गलत कागज मत लगाइए। और ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि ऐसा अगर मैं डॉक्यूमेंट पेज पे साथ में एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा चाहे वो फेक हो तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपका फेक कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका पकड़ा जाता है तो बैन भी लग सकता है आपके ऊपर US में। तो आप ऐसा मत कीजिए, जो भी आपकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने वीज़ाज़ को जल्दी जल्दी ले लेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है अभी, अगर बिफोर वीज़ा आपको कोई प्रॉब्लम है, या आफ्टर DS-160 कोई प्रॉब्लम है, या बिफोर DS-160 कोई प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल के रखता हूँ, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आपने सबसे पहले तो मुझे मैसेज ही करना है। जो चीज़ें थी इंटरव्यू से रिलेटेड और जो स्टूडेंट्स के स्लॉट से रिलेटेड थी वो मैंने इसमें आपको बताया है कि इस टाइप का भी सिस्टम चला हुआ है और इस टाइप की न्यूज़ आ रही है। तो अगर इससे अलग आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या अगर आप हेल्प चाह रहे हो किसी टाइप से कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने में हम आपकी हेल्प कर दें, तो आप बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिंदास होकर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा लंबा टाइम मैं नहीं लूँगा। और भाई एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा उन सबको जो मेनली जो अब ये ध्यान देने वाली बात है, मैं उन एजेंट्स को भी बोलूँगा। मैं कुछ एजेंट्स मुझे क्या कर रहे हैं कि झूठे स्टूडेंट बन के मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे बोलते हैं सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये है वो है। भाई साहब 1 मिनट में पता लग जाता है मेरे को आप एजेंट हो या नहीं हो, सारी उम्र हो गई है मेरे को भी ये काम करते हुए, ठीक है। तो ऐसा झूठ मत बोलो, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। अगर आप सच बोल के करेंगे डेफिनेटली मैं आप सबकी हेल्प करूँगा, लेकिन झूठ बोलने वाले को मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता हूँ। जब मैं बिल्कुल ट्रू होकर, बिल्कुल सबके सामने आकर मैं सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, तो आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं? फिर क्या उससे क्या इज्जत घट जाएगी कि आपकी? आप बताएंगे कि आप एजेंट हैं, आपसे बुक नहीं हो रही है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर आप एजेंट भी हैं, चाहे आप कुछ भी, ऐसा नहीं है कि सारे एजेंट ऐसे हैं, एजेंट बहुत अच्छे एजेंट भी हैं। और मोस्टली जो है वो आपको पता है आज की डेट में हर कोई एजेंट बन के बैठा हुआ है। उनसे ना अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, वो DS-160 भी बाहर से फिल करा रहे हैं, I-20s भी बाहर से मंगवा रहे हैं, सारा काम वो बाहर से करवा रहे हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट भी बाहर से उठवा रहे हैं। और फिर जब पैसे लेने की बारी आती है तो फिर पैसे वो खुद बोलते हैं कि हम एजेंट हैं। अरे भाई जब तुमसे अपॉइंटमेंट्स नहीं उठ रही है तो आप क्यों काम कर रहे हो? या आपको पता ही नहीं है स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कैसे फिल करनी, कैसे बनानी है, और डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, और फाइल कैसे तैयार करनी है। जब आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता है तो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए, मैं इतना बोलूँगा आपसे। या तो आप अच्छे से पहले उस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए या देख लीजिए, रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए और सही तरीका देख लीजिए अप्लाई करने के लिए। और सभी एजेंट्स को मैं नहीं बोलूँगा, सभी एजेंट्स ऐसे नहीं होते। कुछ एजेंट बहुत अच्छे भी हैं, बहुत नॉलेज भी है कुछ एजेंट्स को, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे एजेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो
चलो ये तो एक हो गई एजेंट्स की बात। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस पे ट्रस्ट करना है। अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अब सबसे पहले तो देखना है कि जहाँ से भी आप काम करा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। और दूसरी बात है, सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि जहाँ से आप काम करा रहे हैं उनको खुद को कितनी नॉलेज है। और ऐसा भी ना हो कि वो आपसे फाइल बनाने के चक्कर में आगे से फाइल बनवा के आपको दे, बीच में अपने कमीशन बीच में खा रहे हैं लोग। उससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान है, आपकी मनी का नुकसान है, आपके टाइम का नुकसान है। क्योंकि पहले वो अपडेशन आगे से लेगा, फिर आपको देगा, फिर वो सोचेगा कि बीच में इस अपडेशन में कैसे पैसा कमा सकता हूँ मैं, कितने पैसे और निकाल सकता हूँ स्टूडेंट की जेब से। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर निकाल लीजिए। मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ही अपना व्हाट्सएप नंबर है। और मुझे डायरेक्ट कॉल करने से पहले आप एक बार ज़रूर मुझे एक बार रिमाइंड कराना कि आपने मुझसे बात करनी है। और अगर मैं उस टाइम आपसे बात ना कर पाया तो आप मुझे एक बार रिमाइंड करा दें, सर आपसे बात हुई थी कि आपने इतने बजे का टाइम दिया था और इससे रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। तो पहले मैसेज ही सेंड करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे घर पे अपने, और खुश रहिए। और जिन लोगों का रिफ्यूज़ल आ गया है वो बिल्कुल भी मायूस मत हो। ऐसा मत सोचिए कि यूएस ने वीज़ा नहीं दिया, हमारा रिफ्यूज़ हो गया तो हमारी लाइफ ख़राब हो गई, लाइफ स्पॉइल हो गई है, ये हो गया वो हो गया। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। बहुत लंबी बढ़िया ज़िंदगी, चांसेस पड़े हैं, हार नहीं माननी है आपने बिल्कुल भी। और फिर से अप्लाई कीजिए, रीअप्लाई कीजिए और वीज़ा निकाल के रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया है। अगर कुछ भी कोई पॉइंट ऐसे हों जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड थे जो मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो मुझे या तो वो कमेंट में लिख दीजिए या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।